चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हे व्हाट्स अप गाइस, कैसा सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स 3.5 चैप्टर 3.5 आज हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर 3.5 से पहले के चैप्टर आपने अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पर ऊपर आई बटन पे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वो सारे वीडियोस देख ले, चैप्टर 3.1 2 3, ठीक है, क्योंकि वो देखोगे तो ये थोड़ा आपको इजी लगेगा। और अगर चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये भी नहीं देखा है तो इनकी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर डाल रखी है। आई बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है ना, ऊपर आई बटन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके वो सारी वीडियोस देख लेना। अगर चैप्टर 3.5 कर रहे हो, चैप्टर 3.4 2 नहीं देखा है, चैप्टर 3.2 सबसे मोस्ट है, नहीं देखा है तो भाई ज़रूर देख लें, क्योंकि आज चैप्टर 3.2 का भी कुछ जिक्र होने वाला है 3.5 में। चलिए आज 3.5 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, कहता क्या है, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है, उसी से हम आंसर निकालते हैं। देखिए, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल किसे बोलते हैं? अद्वितीय मतलब कि जिसका कोई दूसरा हल ना हो उसको हम अद्वितीय हल बोलते हैं, ठीक है। इसका एक ही हल हो बस। किसका कोई हल नहीं है, यहाँ कॉमा देके बोला, या फिर किसी का कोई हल ही नहीं है। हमें दो समीकरण दे रखे, मतलब समीकरण युग्म दे रखे। ये देखो, ये दोनों क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है? रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण मैं आपको पढ़ा चुका हूं क्या होता है। देखो, रेखिक समीकरण जैसे ये एक लाइन है तो इसकी एक एकदम सीधी लाइन होगी। क्या होगी? सीधी, जैसे ये एक लाइन हो गई, ठीक है। मान लीजिए ये x - 3y - 3 = 0 की एक लाइन हो गई, ये इसी की लाइन हो गई। दूसरी है 3x - 9 - 2, इसकी एक और लाइन हो जाएगी। तो मान लीजिए ये लाइन ऐसी हो सकती है, तो ये यहां पर कट गई, देखो। या फिर मान लो ये इसकी लाइन यहां पर ना होके ऐसी हो सकती है, तो ये समानांतर नहीं है। ये देखो, ये पीछे मिलाओगे ना, ये पीछे मिलाओगे तो ये ऐसे मिलते मिलते, ये ऐसे ऐसे जाते जाते ये फिर यहां पर कट जाएगी। अभी यहां पर तो सीधी लाइन नहीं बन रही है, पर वो आगे कहीं पे कटेगी, ठीक है ना। तो एक बार कट गई तो उसके अद्वितीय हल हो गए। मान लीजिए दोनों लाइनें समानांतर हो गई, ठीक है ना, एकदम सीधी सीधी जा रही हो, जो कभी नहीं मिले। जब कभी नहीं मिलेगी ना तो उसका कोई हल नहीं होगा। और ये दूसरी कॉमा के बाद जो दूसरा लाइन है उसका किसी का कोई हल ही नहीं है, तो ये वो लाइन है जिसका कोई हल नहीं है। चैप्टर 3.2 में मैं पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ा तो वापस पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद में इसके अपरिमित रूप से हल है। अपरिमित रूप से हल कैसे होंगे? जैसे मैंने पहली एक लाइन खींच दी और इसी के ऊपर एक और लाइन खींच दी, ठीक है। देखो, दो लाइनें खींची है लेकिन दिख एक रही है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, संपाती हो गई, तो इसके अनंत हल होंगे, ठीक है ना। तो हमें प्रश्न में ये कहा है कि हमें दो समीकरण दे रखे हैं, उनमें से कौन सा समीकरण युग्म जिसके अद्वितीय हल होंगे, या फिर कोई हल नहीं होंगे, या फिर अनंत हल होंगे। देखो, अद्वितीय का मतलब सिर्फ एक हल होगा, ठीक है। और अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसका मतलब कि बहुत सारे हल है, ठीक है ना। अद्वितीय मतलब अनेक हल नहीं होता है, ये सब ध्यान से पहचानना। हिंदी वर्ड है अद्वितीय, मतलब कोई दूसरा ना हो, जिसका कोई दूसरा हल ही ना हो, सब सिर्फ एक ही हल हो। चाहे लाइनों को कितना भी मिला दो, कितना भी बढ़ा दो, कितना भी कुछ कर दो, वो दोनों लाइनें बस एक बार कट गई तो कट गई, उसके बाद कभी नहीं कटेगी, ठीक है। उसको कहते हैं अद्वितीय हल। चलो, तो ये तो आपको समझ गए, आज समझ गए। ये 3.2 में हम पढ़ा चुके हैं, तो नहीं पढ़ा तो वहां पर सही तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रखा है, पढ़ लेना। और एक और चीज मैं पढ़ा दूं कि देखो, ये सारणी 3.2 में ही दे रखी थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये दो समीकरण है, ठीक है। इनमें a1/a2 b1/b2 c1/c2। देखो वो कैसे निकालते हैं, वो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से हम पता कर सकते हैं कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना, इज नॉट b1/b2, तो हम कहेंगे कि भाई रेखा प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी और एक बार करेगी। कितनी बार? एक बार करेगी, और उससे हम कहेंगे अद्वितीय हल। समझ गए? और दूसरा अगर हम कह सकते हैं कि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के। ये देखो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 पर, और c1/c2 भी ये बराबर है, तीनों बराबर हो गए, ठीक है। तो कब ऐसा क्या होगा? ये तब होगा जब दोनों रेखाएं जो है वो एक दूसरे के संपाती होगी। क्या होगी? एक दूसरे के संपाती होगी। मतलब मैंने बताया था, एक लाइन के ऊपर जस्ट दूसरी लाइन, ठीक है। और उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, वही बात आ गई। और तीसरी लाइन कहती है कि भाई a1/a2 b1/b2 तो बराबर है, पर c1/c2 बराबर नहीं है।
तो तब हम कहेंगे कि उसके कोई हल नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समानांतर। ठीक है, तो ये सारणी आप पढ़ चुके हो 3.2 में, आपको याद होगी। अब हम 3.5 के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हम उतार देते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। चलो ये तो हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए। अब देखो प्रश्न क्या कहता है, पहले ये बात देख समझ लो। प्रश्न कहता है कि आपको वज्र गुणन विधि से आपको सरल करना है। किससे? वज्र गुणन विधि से। अब ये तो हमने पढ़ा ही नहीं भाई, वज्र गुणन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा समझा देता हूं। देखो वज्र गुणन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब हम समझ गए कि क्रॉस करना है, उसके बाद उनका गुणा करना है। क्रॉस करना है, गुणा करना है, क्रॉस करना है, गुणा करना है। समझ गए? अब देखो कैसे होगा, मैं आपको सही तरीके से एकदम ढंग से समझा देता हूं। एक व्यापक समीकरण लेते हैं। जैसे व्यापक समीकरण क्या होता है, यहां पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये अपना एक समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब समीकरण युग्म लेना पड़ेगा, तो हम दूसरा समीकरण भी कुछ इस प्रकार ले लेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये अपना समीकरण 2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, अगर इसको हम बोले कि आपको प्रतिस्थापन से करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको मैंने 3.2 में 3.3 में पढ़ा दिया है। आप कहोगे विलोपन विधि से करो, तो मैंने 3.4 में पढ़ा दिया। अब रही बात वज्र गुणन की, वज्र गुणन कैसे करेंगे, तो भाई देखो यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ, इसको वज्र गुणन मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। अब क्रॉस कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 2 पद होते हैं, तो मैं इसको इससे करा देता, ठीक है ना, इसको इससे करवा देता है, इसको इससे करवा देता है, तो क्रॉस हो जाता। पर यहाँ पर तो 3 पद है। पद कैसे पता करते हैं, अगर किसी भी संख्याओं के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आ जाए तो वो उनको पदों में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पर 2 प्लस के चिन्ह है, ठीक है ना, देखो यहाँ पर 2 प्लस के चिन्ह है, ये पहला ये दूसरा, तो ये 2 प्लस के चिन्ह उनको 3 पद में, 1 पद 2 पद 3 पद, उनको 3 पद में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर 3 पद है, क्या है, 3 पद है। तो अब क्या करेंगे, 3 पद के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम भूल जाएंगे। किसको? इसको हम भूल जाएंगे। ये पद गायब कर दिया, अब 2 पद बचे। अब 2 पद में हम गुणा कैसे करेंगे, इसको हम कर देंगे इससे और इसको हम कर देंगे इससे। और ये बात ध्यान रखना आप, ये जो गुणा कर रहे हैं ना, ये हमेशा है ना, यहां जो ऊपर का पहला पद होगा वो ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, उसके बाद नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। आप ऊपर से नीचे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहां पर भी ला सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। पर एक बात ध्यान रखना, हमेशा ये जो y का जो पद है ये यहां से पहले स्टार्ट होगा और ये नीचे c2 की ओर जाएगा, ठीक है, और फिर दूसरा जो है वो इसी y से ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर वाला पद पहले ही गिना जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये तो हो गया। तो इससे हुआ क्या, इससे ये होगा कि हमने x का पद गायब किया, ठीक है ना, तो यहां पर हम x बराबर लिख देंगे। x का पद गायब किया तो x बराबर लिख दिया। अब जो भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ वो x के नीचे लिख देंगे। क्या गुणा हुआ, गुणांकों का गुणा होता है, चरों का नहीं होता है, सिर्फ गुणांकों का गुणा कर दो। ये b1 गुणांक है, तो b1 को हमने c2 से गुणा किया। क्या किया था, हमने b1 को c2 से गुणा किया, तो ये दोनों गुणे में आ गए। अब माइनस का चिन्ह आएगा और फिर जो दूसरा गुणा किया वो यहां पर उतार देंगे। तो किसका गुणा किया, b2 का गुणा किया c1 से, समझ गए, b2 का गुणा किया c1 से, समझ गए। अब देखो, अब ये तो हमारा हो गया। अब पहले तो हमने इसको गायब किया था, अब हम क्या करेंगे देखना, अब हम इसको गायब कर देंगे। किसको, b1y और b2y को गायब कर देंगे। देखो भाई गायब कर दो, इसको अगर गायब कर देंगे, ध्यान से समझना, अगर हम इसको गायब कर देंगे तो कौन से 2 पद बचेंगे, c1/c2 और a1x और a2x, यही बचेंगे। लेकिन जो लाइन है, जो क्रम है, वो एकदम ऐसे चलना चाहिए अपना। कैसे, ऐसे चलना चाहिए। यहां इसको गायब किया, देखो मैं समझाता हूं ढंग से, आपको एरो नहीं दिख रहा होगा। इसको अगर हमने गायब किया तो हम यहां से ऐसे गए, फिर ऐसे गए, है ना। अगर मैं इसको गायब करूंगा तो यहां से ऐसे मत आना, ये गलती हो जाएगी। अगर मैं इसको गायब करूंगा ना तो यहां से आगे चलना पड़ेगा, आगे कुछ नहीं है तो वापस a2 आ जाएगा। कहा, ये a2 आ जाएगा। तो कुल मिला के हम यहां से इसको गुणा कर देंगे इस बार
और फिर यहाँ से इसको गुणा कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, y का पद ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो y में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं y का गुणांक y को गायब किया तो y के नीचे क्या लिख दूंगा, जो भी बचे कुछ गुणांक मैंने गुणा किया, तो C1 का गुणा किया A2 से। मैं इसको रटने की ट्रिक भी बताऊंगा, ये जो फॉर्मूला है इसको रटने की ट्रिक भी बता दूंगा, इसलिए ध्यान से समझना पहले इसको। और उसके बाद हमने A1 को C2 से गुणा किया, तो ये लो भाई A1 और C2। अब है अपना 1, क्योंकि यहां पर गुणांक C का साथ कुछ नहीं है तो C के साथ A है, एक है, सॉरी C के साथ एक है। अब देखो एक को गायब किया तो क्या हुआ, मैंने बोला गाड़ी सीधे चलेगी। अब C1 के बाद क्या आता है, वापस A1, तो अब यहां से इसको गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, तो A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। अब यही आपका फॉर्मूला है जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और प्रश्न में आपको ये सब गुणा क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, बस ये जो फॉर्मूला उतारा है x बराबर y बराबर 1, उसके नीचे जो हमने गुणा किया यही आपको सीधा उतार के करना। अब इसको रटने की विधि मैं आपको बताता हूं। देखो रटने की तरीका मैं आपको बताता हूं, देखो क्या करना है, देखना यहां पर क्या है B1 कैसे आया, देखो x को गायब किया हमने, ये x को गायब किया तो यहां पर B1 बचा। तो B1 के बाद क्या आता है, देखो B के बाद क्या आता है, इंग्लिश में B के बाद क्या आता है, B के बाद आता है C। तो पहले मैंने B1 उतारा, ठीक है, तो B के बाद आता है C। तो जब B1 में आ चुका है तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, क्या आता है 2, ठीक है ना। उसके बाद माइनस का चिन्ह हमें पता है। अब देखो B1 आ गया तो दूसरा B कौन सा है, B2 है। पहला B1 तो आ गया तो दूसरा हो गया B2, और C2 आ गया तो दूसरा C कौन सा होगा, C1, यही होगा। ये लो भाई, ये अपना x के नीचे का पद आ गया। तो रटने का तरीका भी मैंने बता दिया कैसे, कितना आसान है। x में आता है गुणांक a का, लेकिन हम a नहीं उतारेंगे, हम b और c को उतारेंगे। और b और c को कैसे उतारेंगे, पहले आता है b इंग्लिश में, और गणित में पहले आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3। और इंग्लिश में देखें तो पहले आता है a, फिर आता है b, फिर आता है c। पर a नहीं उतार सकते हैं क्योंकि x का गुणांक a है, तो a को तो हमने गायब कर दिया, ठीक है। तो पीछे बचा b, तो पहले b उतारा फिर c उतारा, ठीक है ना। देखो पहले b उतारा फिर c उतारा, उसके बाद वापस b उतारा c उतारा। अब 1 to 1 2 की बात हुई तो पहले b उतारा तो B1, c उतारा तो C2। उसके बाद में ये दोनों तो हो गए। अब इन दोनों के दूसरे कौन से, इनके ऑपोजिट में क्या होता है, B1 के ऑपोजिट में B2 होता है और C1 के ऑपोजिट में C1 होता है। तो ये लो भाई, ये उतार दिया। अब उसके बाद में रटने का एक और तरीका y का, y में देखो y का पद गायब किया तो कौन से गुणांक बचे, c बचा और a बचा। क्या बचा, c और a बचा। तो मैंने पहले c लिखा फिर a लिखा, उसके बाद में माइनस कर दिया, फिर वापस c लिखा और a लिखा। ये लो दोनों गुणांक लिख दिए। अब रही बात 1 to 1 2 की, वो कैसे लिखेंगे, देखो हमेशा c के साथ पहले तो 1 आएगा, पहले 1 उतारोगे फिर 2 उतारोगे, ठीक है। अब देखो a के साथ 2 आ गया, c के साथ 1 आ गया। अब C1 आ चुका है तो यहाँ पर C के साथ 2 ही तो आएगा, 1 तो आ चुका है आगे। अब A2 आ चुका है तो A के साथ यहाँ पर 1 ही तो बचा है, तो वो भी लिख देंगे। अब उसके बाद 1 के नीचे क्या लिखेंगे, देखो गुणांक कौन सा है, C के नीचे तो गुणांक 1 था, वो गायब हो गया क्योंकि ऊपर उतार दिया। अब C के बाद बचे कौन से दो पद, वो है A और B। कौन से है, A और B। तो पहले A और B उतार दो, ये लो A उतार दिया फिर B उतार दिया। अब माइनस का चिन्ह उतार दिया, फिर वापस A और B उतार दिए, लिख दिए मैंने। अब देखो 1 2 कैसे लगाएंगे, हमेशा पहले आएगा 1 फिर आएगा 2, समझ गए। अब A 1 के साथ आ चुका है तो यहां पर A 2 के साथ आएगा, और B यहां पर 2 के साथ आ चुका है तो यहां पर B जो है वो 1 के साथ आएगा। तो मैंने वह सेम टू सेम फॉर्मूला लिख दिया है। देखो गुणे में एक बात ध्यान रखना, अगर A इंटू B हो या फिर मैं B इंटू A लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन A माइनस B हो, A माइनस बी हो, लेकिन और फिर मैं B माइनस A कर दूं तो गलत हो जाएगा। मैं चिन्ह चेंज नहीं कर सकता, मैं गुणे के जो क्या गुणांक होते हैं उनको आगे पीछे कर सकता हूं, क्योंकि 5 इंटू 4 करे या 4 इंटू 5 करे आएगा तो 20 ही, तो वो चेंज कर सकते हैं, पर हम चिन्ह चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि ये तो है एक पद, ये पूरा एक पद है, ये भी पूरा एक पद है, लेकिन ये दो पद हो गए, ये दो पद हो गए, तो उनके चिन्ह चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उनको आगे पीछे नहीं लिख सकते। दोनों प्लस में हो तो लिख सकते हो, दोनों माइनस में हो तो लिख सकते हो, पर भाई चिन्ह चेंज नहीं कर सकते। यहां पर A प्लस का था, मैंने यहां पर माइनस का कर दिया, तो ये तो गलत हो गया ना। बस यही मैं समझा रहा था, तो आपको समझ में आ गया होगा हमें फॉर्मूला क्या उतारना है। तो पहला प्रश्न इसी फॉर्मूले के साथ करेंगे।
चलो भाई करते हैं हम पहला फॉर्मूला। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि इसके हल द्वितीय है, अद्वितीय है, या फिर बिल्कुल भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो ये ज्ञात करेंगे। देखो मैं पहले a1 a2 b1 b2 ये सब उतार देता हूं। यहां पर देखो a1 क्या हो गया अपना, ये देखो x है ना, x के आगे 1 है तो 1 उतार दिया। उसके बाद में b1 क्या है अपना, b1 हो जाएगा ये 3 जो कि माइनस में है, तो ये लो -3। उसके बाद में c के साथ क्या है -3, तो ये लो c1 बराबर हो गया -3। इसी के साथ हम b2 a2 b2 c2 भी लिख देते हैं। a2 अपना क्या है, a2 है 3, तो ये लो 3 प्लस का था, प्लस का लिख दिया। अब b2 क्या है, ये देखो यहाँ पर b2 दे रखा -9, ये लो -9। और इसी प्रकार c2 देख लो तो -2, तो ये c2 ले लिया हमने -2। अब देखो 3.2 में मैंने आपको सारणी ये बता रखी थी। अब इस सारणी को आप तो ध्यान से देखो भाई, इस सारणी में आप देखो, उसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब देखो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो भाई केवल एक हल आएगा, अद्वितीय हल कहेंगे उसको, ठीक है। और अगर ये कंडीशन आ गई a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर हो गए तो भाई अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और संपाती रेखा हो जाएगी। और अगर c1 c2 नहीं बराबर आएगा इन दोनों के तो वो समानांतर हो जाएगी, कोई हल नहीं आएगा। तो हम यही करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो a1/a2 कर देते हैं। ये लीजिए a1/a2 बराबर, अब देखो इसमें क्या करना है, लगा दो मान। a1/a2 क्या हो गया 1/3, ठीक है। इसी के साथ b1/b2 निकाल देते हैं। ये -3 बटा -9, -3 बटे -9। और इसी के साथ c1/c2 निकाल देते हैं, c1/c2 इसका मान है -3 बटे -2, ठीक है। अब देखो कोई कट रहे हैं क्या, ये तो नहीं कट रहा है, इसका तो 1/3 आ गया। ये दोनों माइनस माइनस कट रहे हैं और ये 3 एकम 3 3 3 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/3, वो भी प्लस में। और आगे जो c1/c2 है वो आपस में नहीं कट रहे, तो इसका -3 माइनस से माइनस कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 3/2। इसका आंसर आ गया था 1/3। तो देखो 1/3 बराबर है 1/3 के, लेकिन बराबर नहीं है 3/2 के, क्योंकि 3/2 की तो मान कुछ अलग होगा। 3/2 का मान कितना होता है, 3/2 का मान होता है डेड, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो 1.5 होता है 3/2 का, लेकिन 1/3 का तो मान कुछ अलग ही होता है। तो ये दोनों तो बराबर हो गए, a1/a2 b1/b2 तो बराबर हो गए, लेकिन c1/c2 नहीं है इसके बराबर। तो क्या हो गया, ये कौन सी लाइन हो गई, ये देखो यहां पर जो समानांतर रेखाएं होती है ना, ये लाइन हो गई अपनी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके कोई हल नहीं है। क्या नहीं है, इसके कोई हल नहीं है। तो ऐसा करने से क्या होगा, इसके कोई हल नहीं है तो फिर क्या होगा, यहां पर देखो इसके कोई हल नहीं होंगे तो हमें इसको हल करने की जरूरत नहीं है। देखो निम्न समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये तो प्रश्न था। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। क्या बोला, अद्वितीय हल होने से। पर हमारा तो भाई ये तो रेखा एक दूसरे के संपाती हो गई है, इसके तो कोई हल नहीं है। पर ये रेखा है तो हमारी एक दूसरे के समानांतर हो गई, इसके तो कोई हल ही नहीं है, तो हम इसका हल ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हल ही नहीं है तो क्या हल ज्ञात करें। वज्र गुणन से ज्ञात करोगे तो भी नहीं आएगा, विलोपन से भी नहीं आएगा, और प्रतिस्थापन विधि से करोगे तो भी नहीं आएगा। तो किसी विधि से इसके कोई हल नहीं, क्योंकि इसके कोई हल है ही नहीं। दोनों संख्या जो है, दोनों समीकरण जो है वो एक दूसरे के समानांतर है, कभी नहीं प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो भाई इसके हल कहाँ से निकलेंगे। जब प्रतिच्छेद करेगी जो पॉइंट हमें मिलेगा वही तो हल होते हैं, और इसमें तो वो करेगी नहीं प्रतिच्छेद, ठीक है। तो हमें बस ये लिख सकते हैं, यहां इतना कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद लिख सकते हैं, अतः चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अतः इसलिए समीकरण युग्म सॉरी राइटिंग भाई बहुत खराब है अपनी, थोड़ा मैनेज कर लेना। समीकरण युग्म समानांतर होंगे और इनके कोई हल नहीं होगा। समझ गए, इसका कोई हल नहीं होगा। अब हल नहीं होगा तो हमें वज्र गुणन विधि लगाने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए आप,
ये अपना पहला प्रश्न, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। देखो वज्र गुणन मैंने लगाया नहीं, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि प्रश्न ऐसा कह रहा था कि भाई अगर सिर्फ अद्वितीय हल हो तो ही आपको वज्र गुणन की विधि अपनानी है और इनके हल ज्ञात करने हैं, एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं हमारे, तो ये समानांतर हो गई लाइनें। चलो अब दूसरा प्रश्न करते हैं अपना, शायद इसमें कोई अद्वितीय हल आ जाए, हम इसके एक्स और वाई के मान ज्ञात कर ले। चलो दूसरा प्रश्न ट्राई करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है अपना, दूसरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। दूसरा प्रश्न देखो, प्रश्न कह रहा है 2x प्लस वाई, ये जो बराबर का 5 है मैं उसको यहां ला रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें ये C1 बराबर के LHS में चाहिए, तो ये मैंने इसको माइनस में ला लिया, ये प्लस का था ये माइनस में आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरा समीकरण अपना क्या हो गया, 3x प्लस 2y, और ये जो बराबर का 8 था उसको मैंने इधर लाके माइनस का 8 कर दिया, ठीक है ना, प्लस का 8 माइनस के 8 में आ गया। अब ये अपने समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए, ठीक है। अब देखो भाई यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, वही a1/a2 b1/b2 c1/c2 ज्ञात कर लेंगे, देखेंगे क्या है अद्वितीय हल है या नहीं। अगर अद्वितीय हल आ गया तो हम उसको वज्र गुणन विधि से सरल कर लेंगे। चलो तो सबसे पहले a1/a2 फटाफट लिख देते हैं, a1/a2 सीधा लिख देते हैं भाई, a1/a2 क्या होगा, ये a1 ये a2, समझ गए, तो 2/3 क्या हो गया, 2/3। उसके बाद b1/b2 सॉरी b1/b2 अपना हो गया, ये देखो y मतलब 1 और ये 2, तो ये हो गया 1/2, ये लो भाई। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो, a1/a2 थे 2/3 और b1/b2 है 1/2, तो मतलब हम कह सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और ऐसा हम कह चुके हैं कि जब ऐसी होती है स्थिति तो ये देखो प्रतिच्छेद करेगी और केवल एक हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा। ये लो अपना काम हो गया, अद्वितीय हल आ गया, तो हम कह सकते हैं भाई कि इस समीकरण का हम वज्र गुणन विधि से सरल करेंगे और x और y के मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि ये लिख देना यहीं पे, चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब कितना, एक हल है, अद्वितीय हल है, ठीक है। अब हल ज्ञात करना पड़ेगा, अगर अद्वितीय हल है तो हल ज्ञात करना पड़ेगा। प्रश्न बोल रहा है कि अद्वितीय हल है, तो इस स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, तो हम वही करेंगे। तो चलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, मतलब वज्र गुणन लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। अब देखो भाई, अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, समीकरण ये देखा, तो हमें सिर्फ वो फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, x बराबर y बराबर 1, और नीचे जो उनका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है वो लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ। फॉर्मूला देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे रटना है। देखो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 1, ठीक है, बराबर लगा देते हैं बीच में। अब देखना कैसे लगाता हूँ मैं, स्कीम देखना इसकी। सबसे पहले x का ले लिया तो ये y b1 और c2 बचेगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर b और c बचेगा, ये b और c माइनस b और c, ठीक है। y के नीचे क्या लगाएंगे, y के नीचे b हट जाएगा, तो a और c बचेगा, c a c और ये माइनस। अब इसके नीचे 1 है, 1 के मतलब c हट गया, तो यहां पर a b बचेगा, a b माइनस a b। आप चाहो तो b a b लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेन चीज है 1 2 1 2, पहले क्या आएगा b, तो b के नीचे 1, c के नीचे 2। अब b1 आ चुका है तो यहाँ पर b2 आएगा, यहाँ पर c1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि c2 यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर c1 आ जाएगा। अब यहाँ पर c आएगा, देखो b के बाद क्या आता है c के बाद क्या आता है a, तो ये मैंने एकदम सही क्रम से लिखा ना, पहले b फिर c फिर d आता है, लेकिन d यहाँ पर है नहीं अपना, तो 3 ही पद है, तो c के बाद वापस वो शुरू से आ जाएगा, तो a आ गया, तो यहाँ पर a आ गया तो a1 हो जाएगा, यहाँ b आ गया तो b2 हो जाएगा। अब a1 पहले आ चुका है तो यहाँ पर a2 हो जाएगा, और b2 पहले आ चुका है तो यहाँ पर b1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर c आ गया पहले तो c1 हो जाएगा। a जो है वो क्या होगा, देखो c1 है तो a2 होगा, क्या होगा a2, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है। अब यहाँ पर a2 आ चुका है तो यहाँ पर a1, और ये c है तो c के नीचे c2, क्योंकि c1 पहले आ चुका था। ध्यान से समझो तो ही समझ में आएगा, कैसे 1 2 1 2 आ रहा है, कैसे ABC आ रहा है, ABC आ रहा है, वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, वरना सीधी सी बात है, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, फिर इसको इससे गुणा करो और माइनस करके इससे इसको गुणा करो, ठीक है, ये कर दिया।
उसके बाद इसको छुपा दो, ठीक है, और फिर इसको, क्योंकि अब ये है तो इसको इससे गुणा करो, फिर इसको इससे गुणा कर दो, ठीक है, उसके बाद इसको छुपा दो और फिर इसको इससे गुणा करो, फिर इसको इससे गुणा करो। बात तो वही है ना, क्रम बराबर चलना चाहिए आपको, ठीक है। चलो तो अब मान लगा दो a1 a2 a1 b1 c1 के मान क्या हमें पता ही है, ठीक है। तो यहां पर लगा देते हैं b1 मतलब क्या है, y के साथ कोई क्या है 1, तो ये लो भाई x के नीचे गुणांक लगा देते हैं a1 b1 c1 के, तो b1 का मान हो गया अपना 1, तो ये लो 1, और गुणे में क्या है, इसके साथ गुणे में है c2, तो c2 अपना क्या है माइनस का 8, ये लो माइनस का 8, अब माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, उसके बाद b2 क्या अपना, सॉरी मैंने गलती तो नहीं की, हाँ सही है, b2 का मान प्लस का 2, तो ये प्लस का 2 ये आ गया, उसके बाद c1 का मान माइनस का 5, तो ये लो माइनस का 5, ओके। अब इसी प्रकार y का मान भी लगा दो, ये y बराबर, ये यहां पर बराबर लगा दिया, ये y के नीचे c1 का मान -5 है, तो ये लो -5, ये सब कोष्टक में लिखना ताकि गुणा आराम से हो। उसके बाद a2 का मान अपना 3 है, तो ये लो 3, ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह, और उसके बाद हम क्या करेंगे a1 का मान 2 है, ये लो 2, और उसके बाद c2 का मान अपना माइनस का 8 है, तो ये लो माइनस का 8, ठीक है, और बराबर में 1, ये नीचे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा, a1 का मान है अपना 2, ठीक है, और उसके बाद है b2 का मान अपना है 2, ठीक है, और माइनस का चिन्ह, उसके बाद a2 का मान अपना है 3, और b1 का मान है 1, ये लो सब आ गए, ठीक है। अब गुणा करा दो, गुणा कराने से क्या होगा, ये तो हो जाएगा माइनस का 8 और ये हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो मैं बताता हूं क्या हुआ, देखो ये तो हो गया माइनस का 8, फिर ये माइनस का चिन्ह, फिर ये कोष्टक में आ गया माइनस का 10। अब ये माइनस इस माइनस को काट देगा, क्या करेगा, इस माइनस को प्लस बना देगा, तो हम मैं यहां पर सीधा प्लस ही कर लेता हूं, ठीक है। तो ये लो पहले मैं लाइन खींच देता हूं, ये माइनस का 8 था, फिर ये प्लस का 10 बन गया, कैसे बना आपको मैंने बता दिया है, बराबर y के नीचे क्या लगेगा, गुणा करा दो, देखो 5 और 3 15, लेकिन माइनस का 15, ये लो माइनस का 15, उसके बाद ये माइनस का चिन्ह था, उसके बाद 8 दूनी 16, कितना 8 दूनी 16, तो ये लगा देंगे 16 माइनस का 16, ठीक है, ये माइनस माइनस इसको काट देगा, तो फिर से यहाँ पर प्लस का 16 बन जाएगा, तो मैं सीधा प्लस का 16 ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ये प्लस का 16, उसके बाद बराबर में 1 था, ये लो 1 के नीचे क्या लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और माइनस का 3, समझ गए, ये पूरा अपना एकदम सही तरीके से बन गया। अब इसको जो भी जोड़ बाकी हो रही है वो कर देते हैं। अब देखो भाई, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, अब देखो ये तो हो गया 10 में से 8 गया, पीछे बचा 2, तो ये तो हो गया x/2 बराबर, ये हो जाएगा 15 में से 16 में से 15 गए, तो y/1 और बराबर में हो जाएगा 1/, ये 4 में से 3 गया, पीछे बचा 1। अब देखो, अब मेन चीज है x और y के मान क्या कैसे करने हैं। अगर मैं x को देखो, इस x को इससे तुलना कर दूं, इसको इससे बराबर कर दूं, तो हम x/2 बराबर 1/1 हो जाएगा, फिर हम वज्रगुणन करके इसका x का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार y को भी ऐसे कर लूं, तो हम मतलब इसका मतलब है कि हम ऐसे कुछ कर सकते हैं, x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, सबसे पहले देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये x/2 इक्वल टू 1/1, ये इसके नीचे ही लिख रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं इसलिए यहां पर लिख रहा हूं, आप नीचे नीचे चलते रहना। अब देखो ये 2 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, x बराबर 2, और यही तो मान है x का, समझ गए, ये मान आ गया अपना x का। अब y का भी ऐसे ही कर लेते हैं, y/1 बराबर 1/1, ये 1 यहां आ जाएगा, ये 1 यहां आ जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर 1, क्या आ जाएगा, y बराबर 1। तो ये अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था जिससे हम x और y के मान क्या करते हैं। देखो अगर मैं एक चीज बताऊं आपको लगता है ये सबसे हार्ड विधि है, तो मैं कहूंगा भाई ये गलत है, ये सबसे इजी विधि है। क्यों, देखो मैंने यहां से स्टार्ट किया, मेन चीज है फॉर्मूला याद हो गया, तो सिर्फ छोटा मोटा गुणा कराना है और प्लस माइनस करना है, और ये लो 3 लाइन में आपका आंसर आ गया।
वरना अगर विलोपन विधि करते तो पहले गुणांक समान करते, गुणांक समान करने के बाद एक चर को घटाते, फिर दूसरा चर ज्ञात करते, फिर दूसरे चर से फिर वापस पहले चर को ज्ञात करते। वो लंबा मेथड था, ठीक है। और प्रतिस्थापन तो इससे भी हार्ड है। सबसे इजी विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अगर ध्यान से समझो तो ये फॉर्मूला याद कर लो, आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। सबसे मेन यही है, समझ गए। तो ये अपना पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न था जो हमने कर दिया। अब इसी प्रकार हम तीसरा प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न हम लिख देते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, वो है 3x माइनस 5y माइनस 20। मैं 20 को प्लस का इधर था, मैं इधर लेके आ गया, माइनस का हो गया। उसके नीचे है 6x माइनस 10y माइनस 40, क्योंकि प्लस का था उधर, मैंने इधर लेके आ गया, ठीक है। बराबर में क्या बचेगा, फिर 0 ही बचेगा दोनों की तरफ। अब देखो, सबसे पहले a1 a2 b2 जो भी है वो ज्ञात कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 ज्ञात कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, ये देखो 3/6 क्या हो जाएगा, 3/6। और दूसरी बात b1 अपॉन b2 वो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 10, सही है। माइनस का 5 माइनस का 10, प्लस माइनस का ध्यान रखना भाई, ऐसा नहीं 5/10 लिख दो। और c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, माइनस 20 माइनस 40, माइनस 20 माइनस 40। अब देखो सरल कर दो, ये 3 दूनी 6, तो a1 अपॉन a2 का मान क्या आ गया, 1/2, कॉमा b1 अपॉन b2 का क्या मान हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया, 5 दूनी 10, तो मतलब 1/2 आ गया इसका भी, तो दोनों बराबर हो गए, ये लो बराबर। अब उसके बाद c1 अपॉन c2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 20/40 का मतलब 1/2, ये भी बराबर हो गया 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही बराबर आ जाते हैं। तो क्या होता है, देखिए, तो ये होता है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 जब तीनों ही बराबर आ जाते हैं तो दो रेखाएं होती है वो एक दूसरे के संपाती हो जाएगी, और संपाती होने से उनके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। तो यही लाइन तो आपको लिखनी है कि चूंकि, यहाँ पे लिख देना, चूंकि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण युग्म एक दूसरे के संपाती होंगे, एक दूसरे के, भाई राइटिंग देख लेना तो खराब है मेरी, संपाती होंगे, संपाती, ठीक है ना, संपाती होंगे। और संपाती होने से हमें इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अनेक हल होंगे, अनेक, अद्वितीय नहीं, अनेक हल होंगे, ठीक है। और अनंत हल, ये भी कह सकते हैं अनंत हल होंगे, तो इसमें वज्र गुणन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये अपना तीसरा प्रश्न बस इतना ही है, इसमें कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं चौथा प्रश्न, शायद उसमें अद्वितीय हल आ जाए, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ जाए, ठीक है। चौथा प्रश्न करते हैं, चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न अपना है x माइनस 3y और माइनस का 7 बराबर 0, ठीक है। इसी प्रकार 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। चलो इसका तो लग रहा है अद्वितीय हल हो सकता है, क्योंकि इसके सारे मान ऊपर नीचे अलग अलग ही है। तो फिर से भी ज्ञात तो करना ही पड़ेगा a1 अपॉन a2। देखते हैं कि अद्वितीय हल है या नहीं, चेक कर लेते हैं। ये आ गया अपना 1/3, कैसे आया, 1/3, ठीक है। इसी प्रकार b1 अपॉन b2, ये b है, ये देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 और माइनस का 3, -3/-3। अब देखो ये तो हो गया 1/3 और ये आपस में कट गए, 1/1 हो गया, क्या हो गया 1/1। तो हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्यों, क्योंकि a1 अपॉन a2 का तो मान 1/3 है और b1 अपॉन b2 का मान -1/1 है, तो ये बराबर कैसे होंगे यार, बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसलिए हम कह सकते हैं कि समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे, सॉरी, तो हम कह सकते हैं समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, मतलब ये कहने में तो बहुवचन शब्द पर है एक ही, अद्वितीय हल का मतलब है सिर्फ एक हल होगा, ठीक है ना। तो जब अद्वितीय हल होते हैं तो उसको वज्र गुणन विधि से सरल करना पड़ता है, तो हम वही तो करेंगे अभी। चलो इसको सरल करते हैं भाई, वज्र गुणन विधि लगाते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा अपन को, तो चलो लगा देते हैं। मैं आपको वापस समझा देता हूं, देखो यहां पर आ जाएगा x, ठीक है,
ये लो भाई, यहां पर आ गया x, यहां पर आ जाएगा y, और यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है, ये लो 1। अब देखो नीचे क्या आ जाएगा, इनको तो बराबर कर देते हैं। ठीक है, ये लो, ये अपना समीकरण। अब देखो x को गायब करेंगे तो यहां पर b बचेगा, तो क्या आएगा, b और c, b और c। अब b के बाद क्या आता है, b के बाद आता है c, तो यहां पर c, और c के बाद वापस क्या आता है, a, तो c और a, और माइनस c और a। अब देखो c आ गया, b आ गया, अब क्या आएगा a, तो a और b, और a और b, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह। अब वही 1 2 1 2 की, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 1, और ये 2। अब देखो जो 1 2 आ चुके हैं उनके विपरीत में जो होंगे वो लगा देंगे। b1 का है तो यहाँ पर b2 का हो जाएगा, c2 का है तो यहाँ पर c1 का हो जाएगा, c1 का है तो c2 का हो जाएगा, और a2 का है तो a1 का हो जाएगा। a1 b2 आ चुके, a1 का आ गया तो यहाँ पर a2 हो जाएगा, और b2 आ चुका है तो यहाँ b1 हो जाएगा। कितना आसान समीकरण था, सॉरी फॉर्मूला था, कितना आसान ना। रटने का कहो तो एकदम बहुत ही आसानी से रट सकते हैं, बस क्रम चलना चाहिए। ए बी सी के बाद वापस ए बी सी, ए बी सी के बाद वापस ए बी सी, डी नहीं है यहाँ पर, और 1 2 के बाद वापस 1 2 1 2 1 2, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं है इधर। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इनके मान लगा देंगे। मान तो आपको पता है, देखो ये तो हो गया अपना a1, ये हो गया अपना b1, और ये हो गया अपना c1, ये a2, ये b2, और ये c2। समझ गए, तो मान लगा दो। b1 का मान कितना है, पहले x लगा देता हूं, और नीचे जो भी मान आता है सीधा लगा देता हूं। मैं गुणा, चलो पहले मैं आराम से करता हूं, डायरेक्ट गुणा नहीं करता हूं। b1 c2 -3 -15, गुणा करा दो डायरेक्ट। 3 और 15 का गुणा, 15 1 15, 15 2 3 45, और ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस का 45। कितना, प्लस का 45। भाई ध्यान से समझ लेना, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं थोड़ा। अब है b2 c1, ये माइनस दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे, और 7 या 21, कितना, ये माइनस का तो चिन्ह है, और इसमें दोनों माइनस के प्लस हो गया तो 21 हो गया। कितना, 21, वो भी प्लस का। ये लो, सही बात हो गई। अब आगे देखो, y अपॉन c1 a2, c1 कौन सा है, a 7 जो, और a2 क्या है 3, तो 7 या 21, लेकिन इस बार माइनस प्लस माइनस होगा, तो माइनस का 21 होगा इस बार। समझ गए, और ये माइनस फॉर्मूले का, ये जो फॉर्मूला है ना, इसका माइनस आ गया। अब आगे क्या है, c2 a1, ये c2 15 है और a1 1 है, तो 15 एकम 15, और वो भी माइनस का, तो ये माइनस का 15। मेन चीज यही है, समझ लेना। उसके बाद 1, और 1 के नीचे जो भी है लगा दो गुणा। a1 b2, a1 मतलब 1 इंटू 3, वो भी माइनस का, तो माइनस का 3, और ये फॉर्मूले का माइनस। और उसके बाद में a2 है माइनस का 3, और b1 है 3, तो 3 3 9, वो भी माइनस के, क्योंकि ये माइनस आ गया ना इधर माइनस, तो ये माइनस का 3 3 9। ओके, अब इसको थोड़ा ढंग से सरल कर लेते हैं। x के नीचे क्या आ जाएगा, देखते हैं भाई। 45 में से 21 गया, जवा दो भाई 21, 5 में से तो 1 गया, पीछे बचा 4, और 4 में से 2 गया, पीछे बचे 2, तो यहां पर आ जाएगा अपना 24। समझ गए। और फिर y का मान, ये y के नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का 21 प्लस का 15, क्योंकि ये माइनस दोनों प्लस कर देगा, तो कुल मिला के 21 में से 15 गए। कितना, 21 में से 15 गए, तो यहां पर 15 गए तो 6 आएगा, वो भी माइनस का। ये लो माइनस का 6 लगा देते हैं, और बराबर में 1 के नीचे क्या आएगा वो देख लेते हैं। 1 के नीचे आएगा माइनस प्लस, ये तो दोनों प्लस के हो गए, ये दोनों प्लस के हो गए, तो प्लस का 9 माइनस का 3, तो प्लस का 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का 6। ये लो लिख दिया। अब वही बात हो गई, इसको इससे कंपेयर कर देंगे, इसको इससे कंपेयर कर देंगे, x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। चलो करते हैं। तो देखो भाई, x अपॉन 24 इक्वल टू 1/6। अब ये चॉइस इधर भेज दो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि x बराबर 24/6, और 4 छंग 24, कितनी बार कटा, 4 बार। तो हम कह सकते हैं कि x का मान तो आ गया 4। कितना आ गया, 4। और इसी प्रकार y का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। y का मान देखो, इसको हम इससे गुणा तुलना कर देते हैं, तो y अपॉन -6
y अपॉन -6 इक्वल टू 1/6। ठीक है, ये माइनस का 6 इधर भेज दो, तो हम कह सकते हैं कि y का जो मान है वो होगा -6/6, और ये 6 एकम 6, तो बचा क्या, -1। तो यही तो अपना y का मान हो गया। y का मान क्या हो गया, -1। तो ये मान है अपने x और y के। आपको लगता है नहीं भाई थोड़े गलत आ रहे हैं मेरे मान, तो आप क्या करो, इधर मान लगा दो। क्या क्या आया, 4 और -1, तो लगा दो भाई 4 और -1। यहां पर लगा देते हैं 4 और -1। ठीक है, ये लो, x की जगह लगाएंगे 4, ये लो 4 और -3, और y की जगह लगा देंगे -1। ठीक है, -7 बराबर में 0 लाना है, तो 0 आ जाएगा। देखना, ये 4 और ये 3 इंटू 1 3 होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 4 + 3 -7, 4 और 3 7, 7 में से 7 गया 0, तो हमें तो बराबर में 0 ही तो लाना था। तो मतलब हमारे x और y के मान एकदम सही है। आप चाहो तो दूसरी जो समीकरण है उसमें भी कर दो। लो भाई, ये 4 × 3 12 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 4 है, तो ये तो लो 12, और y का मान -1 है, तो 3 एकम 3, वो भी प्लस का हो जाएगा, तो ये लो +3, और फिर ये -15, ये लो -15, 12 और 3 15, तो 15 में से 15 गए, क्या बचेगा 0, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 आ गया। तो संतुष्ट हो रही है समीकरण अपनी x और y के मान लगाने से। तो कुल मिला के अपना x का मान आ गया 4, y का मान आ गया अपना -1। तो फ्रेंड्स, ये अपने आज के 4 सवाल थे, पहली 3.5 के पहले प्रश्न के 4 सवाल। वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊँ। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया, एक लाइक तो बनता है, कमेंट भी ज़रूर करना कैसा लगा वीडियो, समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई सर ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और तरीके से समझाओ, तो और भी बहुत सी ट्रिक है। गणित में अनेक मार्ग होते हैं, हमें जो उत्तर होता है उसके अनेक अनेक मार्ग होते हैं। भूल भुलैया की तरह है मैथ्स, अगर सही तरीके से जाओगे तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। कितना ही घूम फिरा के जाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, समझ गए, वरना फिर उस भूल भुलैया में ऐसे गुम हो जाओगे कि आप आंसर तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। बस यही है। समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।